अच्छा, जो प्रीवियस हमने पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं किसी का, ताकि आगे स्टार्ट कर लें। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसके तीन पॉसिबल जो काजेज है वो हमने पढ़े। एक तो ये है कि डिफ्यूजन जो लोकल एनेस्थेटिक की होती है टुवर्ड द रिसेप्टर, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ज़्यादा लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर की तरफ जाएंगे, और ज़्यादा लोकल एनेस्थेटिक जाएगा तो रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जो सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देगा, तो आपके पास एनर्जीजिया जो है वो अचीव हो जाएगी। दूसरा, इंक्रीज सेंसिटिविटी जो है वो नर्व फाइबर की लोकल एनेस्थेटिक की तरफ। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो नर्व फाइबर है वो ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाते हैं लोकल एनेस्थेटिक को। और थर्ड ये है कि प्रोजेस्टिरोन जो है, इंक्रीज प्रोजेस्टिरोन इन द सीएसएफ। ठीक है, तो राइज सीएसएफ प्रोजेस्टिरोन लेवल, तो प्रोजेस्टिरोन लेवल बढ़ जाता है, तो प्रोजेस्टिरोन जो है वो भी आपके पास एज एनाल्जेसिक काम करता है। तो उस वजह से रिक्वायरमेंट जो है लोकल एनेस्थेटिक की रिड्यूस हो जाती है। अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है हमारे पास, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो स्पाइनल एंड इपिड्यूरल स्पेस हो जाता है ना, तो वो जो है वहां पे उसकी वॉस्कुलरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आप कह लें कि जो इपिड्यूरल स्पेस होता है, तो इपिड्यूरल स्पेस में क्या होगा, इपिड्यूरल स्पेस में हमारे पास इपिड्यूरल वेन्स होते हैं। ठीक है, और उस इपिड्यूरल वेन जो है उनकी इंगोर्जमेंट हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। मतलब अगर ये स्पाइनल यहाँ पे इपिड्यूरल स्पेस है, ठीक है, अगर मैं इसको इपिड्यूरल स्पेस कंसिडर कर लूँ, और यहाँ पे छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, इपिड्यूरल वेन्स होते हैं, वो इपिड्यूरल वेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो थोड़े से इस तरह इंगोर्ज हो जाते हैं। ठीक है, जब वो इंगोर्ज होंगे, इंगोर्ज क्यों होते हैं, तो इंगोर्जमेंट की रीजन ये है कि हमारे पास ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्यों इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू द ग्रेविड यूट्रस, यूट्रस की वजह से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूट्रस है तो एब्डोमिनल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, एब्डोमिनल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो इस एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये वेन जो है ये इंगोर्ज हो गए। ठीक है, इपिड्यूरल वेन इंगोर्ज हो गए। तो जब वो इंगोर्ज हो गए तो मतलब इनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा बढ़ गई है और इनका साइज भी थोड़ा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से ये इपिड्यूरल जो स्पेस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे वेन अब बड़े बड़े हो गए तो ये स्पेस जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम जो स्पाइनल जो है, ठीक है, जब स्पाइनल जहाँ पे हम इंट्राथिकल स्पेस है वो जगह भी आपके पास छोटी हो जाती है। तो रिड्यूस स्पेस, अब जब रिड्यूस स्पेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लिनिकल इसका इफेक्ट क्या होगा। एक तो लोकल एनेस्थेटिक जो है, क्योंकि स्पेस कम हो गया, जब स्पेस कम होगा तो लोकल एनेस्थेटिक की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, आपने कम लोकल एनेस्थेटिक यूज करना है ड्यूरिंग द एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो एक रीजन ये भी हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ये है कि यहाँ पे इंगोर्जमेंट हो गई है ना, इंगोर्जमेंट, तो इंगोर्जमेंट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जब हम इपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे तो इपिड्यूरल में पोस्ट ड्यूरल पंक्चर, हेडेक के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यूरल पंक्चर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वेन्स बड़े हो गए, तो अगर हम यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया, सॉरी एपिड्यूरल अगर दे रहे, तो यहाँ पे वेन्स जो है वो बड़े बड़े हैं, तो ये इजीली पंक्चर हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो गए। ठीक है, तो रिड्यूस स्पाइनल एंड एपिड्यूरल स्पेस क्यों, क्योंकि इंक्रीज वस्कुलरिटी है, तो उसकी वजह से स्पेस नैरो हो जाएगा।
ठीक है। और उसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक की रिक्वायरमेंट, अब इसके एनेस्थेटिक इम्प्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल इफेक्ट क्या है, तो रिड्यूस लोकल एनेस्थेटिक रिक्वायरमेंट। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ये है कि पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, या आप कह ले कि जो इपिड्यूरल पंक्चर है, ठीक है, ड्यूरल पंक्चर या वस्कुलर पंक्चर, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक के चांसेस ज्यादा है। सही है। अच्छा, दूसरा ये है कि स्पाइनल लिगामेंट जो है, इंक्लूडिंग जो लिगामेंटम फ्लेवम जो है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी रीजन क्या है, हार्मोनल। क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज होते हैं, जिस तरह एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है। रिलैक्सिन, इसके अलावा प्रोजेस्टिरोन। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे लिगामेंटम फ्लेवम है, तो उन लिगामेंटम फ्लेवम को सॉफ्ट कर देते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है और लिगामेंट जो होते हैं, तो उनको सॉफ्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है। तो स्पाइनल लिगामेंट इंक्लूडिंग लिगामेंटम फ्लेवम सॉफ्ट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो अब इसका क्या इफेक्ट होगा, क्लिनिकल इफेक्ट होगा। तो इसका क्लिनिकल इफेक्ट ये होगा कि यहाँ पे नीडल इंजर्शन जो है वो इजी होगी। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सीडेंटल जो है, एक्सीडेंटल आप कह ले कि सब एरिकनॉइड, मतलब अगर आप इपिड्यूरल दे रहे, इपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो वो एक्सीडेंटली इपिड्यूरल के बजाय आगे जा सकता है और मूव इनटू द इंट्राथीकल स्पेस। ठीक है। सब एरिकनॉइड स्पेस में जा सकते हैं, मतलब अगर ये आपके पास इपिड्यूरल स्पेस है और ये सब एरिकनॉइड स्पेस है, तो ये जगह लिगामेंटम फ्लेवम सॉफ्ट हो गई तो आपको फील नहीं होगा। जब आपको फील नहीं होगा, तो आप इस जगह के बजाय थोड़ा सा ही आपकी नीडल आगे आ जाएगी। ठीक है। तो एक्सीडेंटल ड्यूरल पंक्चर उसमें भी हो सकता है, और आप एपिड्यूरल के बजाय इंट्राथीकल एनेस्थीसिया दे देंगे, या स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसको हम कहते हैं। तो दूसरा ये भी हो सकता है। थर्ड है हमारे पास हाइपरवेंटिलेशन। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने आप लोगों को कहा था कि हाइपरवेंटिलेशन होती है, तो हाइपरवेंटिलेशन की वजह से PaCO2 डिक्रीज हो जाता है। जब PaCO2 डिक्रीज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे माइल्डली रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है। जब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी, तो अगर आप लोगों को लोकल एनेस्थेटिक याद हो, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक जो है वो टू फॉर्म्स में हमारे पास होता है। एक तो है लोकल एनेस्थेटिक हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म में भी होता है, और अनआयोनाइज्ड। अगर आप लोगों को इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद हो, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कि लोकल एनेस्थेटिक जो हमारे पास होता है, लोकल एनेस्थेटिक, तो वो हम क्या करते हैं, ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है। और इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको जब हम देते हैं तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हम देते हैं। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो इजीली जो है इनसाइड द सेल जा सकता है। और जब ये इनसाइड द सेल चला जाता है, तो वहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है आयोनाइज्ड में। और जब आयोनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आयोनाइज्ड फॉर्म आगे जाके फिर ये अपना एक्शन कर सकते हैं इनसाइड द सेल। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप हाइपर वेंटिलेट करेंगे, तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी। अब ये बात याद रखिए, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है। अच्छा, जब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी ना, तो उसकी वजह से बफरिंग जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा।
तो जब बफरिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो बफरिंग इफेक्ट रिड्यूस होने की वजह से लोकल एनेस्थेटिक, ज्यादा से ज्यादा लोकल एनेस्थेटिक जो होंगे, ठीक है, तो वो साल्ट फॉर्म में होंगे। वो होंगे इन साल्ट फॉर्म। जब ये साल्ट फॉर्म में होंगे, तो उसकी वजह से इनका जो डिले है वो रिड्यूस हो जाएगा। डिले जो है, सॉरी, जो पेनेट्रेशन है, ठीक है, इनकी पेनेट्रेशन इन द नर्व जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो है डिले हो जाएंगे। इनका जो एक्शन है वो डिले हो जाएगा। पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन जो है वो रिड्यूस होगा। जब पेनेट्रेशन रिड्यूस होगा, तो लोकल एनेस्थेटिक का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, या आप कह लें कि डिले होगा। तो लोकल एनेस्थेटिक थोड़ा जो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, तो वो इफेक्ट होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो थोड़ा सा स्लो होगा। तो मतलब लोकल एनेस्थेटिक जल्दी अपना फंक्शन भी नहीं कर सकते, और ये जब है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी प्रोलॉन्ग होगा। तो ये ज्यादा देर तक रहेंगे अराउंड द नर्व, और मतलब नर्व को जल्दी जाएंगे नहीं नर्व के अंदर, ठीक है। नर्व के अंदर इनकी पेनिट्रेशन भी स्लो होगी, लेकिन जब पेनिट्रेशन हो जाएगी तो ये ज्यादा देर तक अराउंड द नर्व रहेंगे। और जब ये अराउंड द नर्व रहेंगे, तो ये नर्व जो है ज्यादा देर के लिए एनेस्थेटाइज्ड होगा। तो ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप एक पेशेंट को कहे कि वो वल्सलवा मनूवर कर लें। वल्सलवा मनूवर जानते हैं? वल्सलवा मनूवर क्या है? वल्सलवा मनूवर यह है कि जब कोई मतलब एक्सहेलेशन करे अगेंस्ट द क्लोज एयर स्पेसेस, ठीक है। मतलब यह है कि अगर आप एयर इनहेल कर ले, ठीक है, सांस ले ले आप लोग सांस ले ले, और उसके बाद जो है माउथ भी क्लोज कर ले, और नोज जो है उसको पिंच कर ले, और फिर एक्सहेल कर ले। तो आपने क्या किया, एयरवे क्लोज कर लिया और आप एक्सहेल करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल प्रेशर विल इंक्रीज। जब ये एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से वल्सलमा मनूवर की वजह से क्या होता है, सीएसएफ एंड एपिड्यूरल प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। जब ये ज्यादा होंगे, सीएसएफ प्रेशर भी इंक्रीज होगा, एपिड्यूरल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये जो लोकल एनेस्थेटिक होंगी उनका स्प्रेड इंक्रीज हो जाएगा। तो अक्सर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है मतलब इनहेल कर ले, और फिर उनका नोज जो है वो हम पिंच कर लेते, और उनको कहते हैं कि माउथ क्लोज कर ले और अब एक्सहेल करने की कोशिश करें। तो वो वल्सलवा मनूवर परफॉर्म करते हैं, और वल्सलवा मनूवर परफॉर्म करने की वजह से अब क्या होगा, उसकी वजह से सीएसएफ जो लोकल एनेस्थेटिक है उनका स्प्रेड इंक्रीज होगा, और लोकल एनेस्थेटिक ज्यादा इजीली वो मतलब उनका स्प्रेड ज्यादा होगा, और वो जो है उनका आप कह ले के पोटेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। सर। जी। सर मैंने नोट किया है, एक सर्जरी में इंट्रा ऑपरेटिवली ये मैनूवर कर रहे थे वलसलवा, तो इंट्रा ऑपरेटिवली भी हम कर सकते हैं पेशेंट इंट्रोपरेटिवली एनेस्थेटाइज्ड मतलब वो किस लिए कर रहे थे? कि ये प्रेशर जो है ये इंक्रीज हो जाए और सीएसएफ जो है वो प्रेशर के साथ बाहर आ जाए। वो इस तरह था कि कोई ड्रेन कर रहे थे सीएसएफ की हाँ, तो एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा ड्रेनेज। हो जाएगा ना। अच्छा, इसमें सर वो भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन भी होती है हाँ बिल्कुल। लंग्स में। बिल्कुल। सही।
इसकी वजह से अक्सर ये वल्सलवा मनूवर उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अक्सर आप लोग के अगर कान बंद हो जाए ना, तो उसके जी। लिए भी आप वल्सलवा मनूवर कर सकते हैं। वल्सलवा मनूवर करेंगे तो उससे जो आपके कान हैं कभी कभार वो बंद हो जाते हैं, तो उससे ओपन हो जाते हैं। क्योंकि जो यूस्टिचियन ट्यूब होता है उसका प्रेशर जो है वो मतलब वो इंक्रीज। बैलेंस हो जाता है। जी सर। तो ये अक्सर प्रेशर बैलेंस करने के लिए भी फिर हम यूज करते हैं। अच्छा, मैक प्रोग्रेसिवली डिक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एट टर्म। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मैक रिड्यूस हो जाता है। क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये डिस्कनेक्ट हुआ है। सर हमारे साथ तो कनेक्ट है, बस कुछ स्टूडेंट है उसके साथ नहीं हो रहा। ओ, अच्छा। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है मैक वैल्यू जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस मैक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, क्योंकि जो एफआरसी है वो रिड्यूस हो जाते हैं। एफआरसी रिड्यूस होने की वजह से डाइल्यूशन नहीं होगा। जब डाइल्यूशन नहीं होगा तो आपने मैक वैल्यू कम यूज करनी है। तो प्रेगनेंसीवली डिक्रीज ड्यूरिंग मैक प्रोग्रेसिवली डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए टर्म बाय एज मच एज 40%। ठीक है, फॉर ऑल जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। अच्छा, मैक रिटर्न टू नॉर्मल बाय थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी। प्रोजेस्टिरोन, अच्छा प्रोजेस्टिरोन आप लोगों को मैंने कहा था कि प्रोजेस्टिरोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब प्रोजेस्टिरोन की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये सिडेटिंग भी है। ठीक है, अगर हम इसको यूज करते हैं इन फार्माकोलॉजिकल डोजेस तो ये इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि पेन जो है वो पेशेंट को ज्यादा फील भी नहीं होता, क्योंकि एक तो ये सिडेटिंग भी है, दूसरा अगर ये सिडेटिंग है तो साथ में ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी इसकी है। तो एक तो एनाल्जेसिक फायदा भी है और दूसरा ये है सिडेटिव भी है। तो ये इंक्रीज हो जाते हैं तो पेशेंट को अब मैक रिक्वायरमेंट उसकी डिक्रीज होगी। अच्छा, रीनल इफेक्ट, रीनल वेसोडाइलेशन इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो अर्ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि रीनल वेसोडाइलेशन होंगे, ठीक है, तो रीनल वेसोडाइलेशन की वजह से रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ऑटो रेगुलेशन प्रिजर्व होगी। किडनी अक्सर जो है वो इनलार्ज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि उसके ऊपर भी मतलब जो प्रेगनेंसी है तो वहां पे किडनी जो है उसको भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्योंकि ज्यादा होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से किडनी पे भी ज्यादा, जिस तरह हमने कहा था हार्ट के बारे में कि हार्ट जो है वहां पे हाइपरट्रोफी होती है, इसी तरह जो किडनी है वो भी इंलार्ज हो जाती है, क्योंकि अब वहां भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो इंक्रीज होगा। तो kidney often enlarge, increase renin and aldosterone level, promote sodium retention। इसके अलावा एल्डोस्टिरोन जो है इंक्रीज रेनिन और एल्डोस्टिरोन होता है, उसकी वजह से सोडियम की रिटेंशन होती है। ठीक है, तो सोडियम रिटेंशन, जब सोडियम रिटेंशन होगी तो सोडियम रिटेंशन की वजह से आप लोगों को पता है कि वाटर रिटेंशन भी होगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर रिटेंशन भी होती है और उसकी वजह से इंक्रीज चांसेस ऑफ इडीमा होते हैं। तो अक्सर आप लोग पेशेंट को देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान उनको इडीमा हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम के एक तो यह है कि मतलब जो प्लाज्मा है वो भी ज्यादा हो जाता है, और साथ में बाकी जो वाटर है उनकी रिटेंशन भी होती है। Renal plasma flow and glomerular filtration rate increase as much as 50% during the first, देख ले कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है और रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो 50% तक ज्यादा हो जाते हैं।
Glomerular filtration declined toward normal in the third trimester. Serum creatinine and blood urea nitrogen decrease up to 0.6, ठीक है, and 8.9 to 8 to 9 milligram per deciliter respectively. क्योंकि रीनल जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, रीनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी रीनल ब्लड फ्लो जो है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब वो इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्रिएटिनिन डिक्रीज 50 to 75 माइक्रोमोल पर लीटर। अच्छा, डिक्रीज रीनल ट्यूबुलर थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड रिजल्ट इन माइल्ड ग्लूकोसूरिया और प्रोटीनूरिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि रीनल ट्यूबुलर जो है, रीनल जो ट्यूबल है, जो कि वापस जो है, जो जितना मतलब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है उसके बाद रीअब्जर्प्शन होती है, तो जो रीअब्जर्प्शन होती है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड की वो डिक्रीज हो जाती है, वापस ऑब्जर्व प्रॉपर नहीं होता। जब प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं होगा तो वो यूरिन में बाहर जाएगा, एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास माइल्ड ग्लूकोसूरिया और प्रोटीनूरिया होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्यूबुलर जो थ्रेशोल्ड है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाता है। प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी डिक्रीज बाय 8 to 10 मिलियोस्मोल पर केजी। प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी क्यों कम होगी? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब यह है कि आपके पास जो, अगर वॉल्यूम मतलब अगर मैं कह लूँ ना कि फॉर एग्जांपल ये है प्लाज्मा, आपके पास प्लाज्मा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा होगा और साथ में आरबीसीज वगैरह होंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये है सल्यूट। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाता है, प्लाज्मा इंक्रीज हो जाता है। जब प्लाज्मा इंक्रीज हो जाता है मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि सल्यूट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया है। जब सल्यूट रिड्यूस हो गया तो ऑस्मोलरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑस्मोलरिटी विल रिड्यूस। जीआईटी, जीआईटी में क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पायरेशन होगी, ठीक है, सवेयर एस्पायरेशन नेमोनाइटिस। क्यों? क्योंकि जीआईटी में तो, अच्छा, जीआईटी में हमारे पास इफेक्ट क्या होंगे, जीआईटी में इफेक्ट ये है कि एक तो एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा है, तो एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जर्ड, ठीक है, जर्ड, उसके चांसेस इंक्रीज होंगे और साथ में जो इसोफेजाइटिस है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो अब जो फूड है वो इजीली ऑब्जर्व भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है, इनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इंक्रीज चांसेस ऑफ द जर्ड भी होगा। साथ में ये होता है कि एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो ऊपर जो है वो पड़ता है। जब एब्डोमिनल प्रेशर मतलब एब्डोमिनल प्रेशर ग्रेविड यूट्रस की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो लोअर एसोफेजियल स्पिंक्चर होता है, ठीक है, लोअर एसोफेजियल स्पिंक्चर टोन जो होता है या प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा था, आप लोगों ने पढ़ा है इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाए या गेस्ट्रो जो लोअर एसोफेजियल स्पिंक्चर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, या एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो या लोअर एसोफेजियल स्पिंक्चर रिड्यूस हो, तो इन दोनों की वजह से होता क्या है, इंक्रीज चांसेस ऑफ एस्पायरेशन होते हैं।
और प्रेगनेंसी के दौरान ये दोनों काम होते हैं। एब्डोमिनल प्रेशर भी ज्यादा होता है, ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं, और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो टोन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ एस्पायरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी को हम कंसिडर करते हैं प्रेग्नेंट को फुल स्टमक। ठीक है। और जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिड्यूस क्यों होता है? तो इसका मेन रीजन ये है कि हमारे पास प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन उसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन भी है, और ये क्या करते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स करते हैं, स्मूथ मसल खासकर। तो जब ये इसको रिलैक्स करेंगे तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन रिड्यूस होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? प्लेसेंटल गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीज हाइपर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड होगा जब गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा रिलीज होगा। जब ज्यादा रिलीज होगा तो जो फूड होगा उसका पीएच रिड्यूस होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब हम एस्पायरेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि एस्पायरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद या एस्पायरेशन निमोनिया होता है या निमोनाइटिस होता है। ठीक है, मेल्डन्स सिंड्रोम जो हमने पढ़ा था, या एसिड एस्पायरेशन सिंड्रोम जो हमने पढ़ा था, याद है? तो उसमें हमने ये कहा था कि वो चीज जो हम एस्पायर करते हैं, अगर वो क्या हो, अगर उसकी मतलब अगर उसमें बैक्टीरिया या वायरस या इस तरह कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन अगर उसकी एसिडिटी ज्यादा हो तो वो क्या करेगा? एसिड एस्पायरेशन सिंड्रोम काज करेगा। तो यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान भी एसिड एस्पायरेशन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड होता है। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ सवेयर एस्पायरेशन निमोनाइटिस, क्योंकि गैस्ट्रिक पीएच इज लेस देन 2.5। इसके अलावा गैस्ट्रिक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, एंड डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम भी होता है। गैस्ट्रिक इम्पटिंग भी प्रॉपर नहीं होती, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, नारकोटिक्स एंड एंटीकोलिनर्जिक, ये हमने पढ़ा था कि एंटीकोलिनर्जिक जो होते हैं एंड इसके अलावा नारकोटिक्स जो होते हैं, ठीक है, ओपियाइड्स, तो वो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक मोटिलिटी को और भी रिड्यूस कर देते हैं। जब वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं और साथ में मतलब वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी रिड्यूस करेंगे तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, और साथ में लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर प्रेशर जो है उसको भी कम कर देते हैं। तो देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ एस्पायरेशन अगर हम एक प्रेग्नेंट है और उसमें हम क्या करें? नारकोटिक्स ओपियाइड यूज करें और एंटीकोलिनर्जिक यूज करें। इस वजह से एंटीकोलिनर्जिक जब भी आपने यूज करना है तो उसके लिए हम कहते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक हम यहाँ तब यूज करते हैं जब हम हमारे पास अगर केटामीन हम यूज करें, ठीक है, या अगर सिलाइवेशन वगैरह जो है, सिक्रीशन वगैरह है, वो बहुत ज्यादा हो, तभी एंटीकोलिनर्जिक यूज करना है, या अगर रिवर्सल एजेंट यूज करना है उसके साथ। बाकी प्री मेडिकेशन में हम ज्यादा यूज नहीं करते। अगर केटामीन नहीं देना तो फिर नहीं यूज करना आपने। हेपेटिक चेंज, ओवरऑल हेपेटिक फंक्शन एंड ब्लड फ्लो जो है वो अनचेंज होता है, ठीक है। माइनर इलिवेशन होता है सीरम ट्रांसअमीनेज में या इलेक्ट्रेटेड डिहाइड्रोजिनेज लेवल में, लेकिन इतना कोई खास जो है वो चेंजेस नहीं आते। अच्छा, a mild decrease in serum albumin is due to the expanded plasma volume and as a result collide on cortic pressure reduced। क्योंकि सीरम एल्बुमिन क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा था कि इससे पहले भी अभी मैंने कहा कि क्योंकि हमारे पास जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो सॉल्वेंट इंक्रीज होगा तो सल्यूट जो है उसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा।
और जब वो रिड्यूस होगा सीरम एल्बुमिन, तो सीरम एल्बुमिन रिड्यूस होने की वजह से कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लास एंड हो रहा है।